हेलो एवरीवन। तो देखिए सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है, आंसर की आ चुकी है आप लोगों की। तो हम डिस्कस करेंगे अब सीयूटी पीजी का पूरा कंप्लीट पेपर। तो 4 टीचर हैं, 1 बाय 1 करके आएंगे। तो मैं आपको कराऊंगा लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूं कि लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जहां मैंने एनालाइज किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर अलजेब्रा इसमें क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस, वेटेज आपको पता ही है एक क्वेश्चन की कितनी है, 4 मार्क्स। 14 क्वेश्चन पूछे गए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपसे पूछे गए हैं 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला के लगभग लगभग 26 क्वेश्चंस बनते हैं इन दो टॉपिक से। और लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने हमारे पढ़ाए हुए के साथ अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स सी कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का है। यहां पर एफ ऑफ जेड बी अ कंटीन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन जी। तो एक आपके पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है जी, उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एंड सपोज इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज कंटूर, क्योंकि क्लोज यहां पर सर्कल लगा हुआ है, क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 अराउंड एवरी सिंपल क्लोज कर्व सी। तो यानी कि हर एवरी जो आप कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, उसके अंडर इंटीग्रेशन क्या है, 0 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने आप लोगों को बताया था यही आपकी मोरेरा थ्योरम होती है, कन्वर्स ऑफ क्वासी गॉर्सेट थ्योरम। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, फंक्शन शुड बी एनालिटिक इन जी। तो इस जी में, इस रीजन में फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आईडी यहां पर साफ साफ लिखी हुई है, क्वेश्चन आईडी दिस, एंड करेक्ट ऑप्शन थर्ड है यहां पर। ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो ये वाला। तो ये आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ए इज नल मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए। तो नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है, आई होप सभी को पता है। दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो आप सभी को पता है ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उनका प्रोडक्ट है वो भी इन्वर्टिबल होता है। और इन्वर्टिबल कैसे डिफाइन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि, है ना। तो इस तरीके से तो ये ए स्टेटमेंट ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे करेक्टली पूछा गया है हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या दो प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। तो मान चलो ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए और बी का ट्रांजुगेट, अगर हर्मिशियन है तो ए बी का ट्रांजुगेट ए बी आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें पता है, मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या होगा, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। तो ये होगा बी इंटू ए, क्योंकि बी और ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो बी का ट्रांजुगेट बी, ए का ट्रांजुगेट ए। तो ए बी का ट्रांजुगेट बी ए आ रहा है। तो इसको हर्मिशियन होने के लिए आपको नेगेटिवली क्या होना चाहिए, कॉम्यूट होना चाहिए मैट्रिक्स को। अगर मैट्रिक्स कॉम्यूट होंगी तो बी ए को ए बी लिख सकते हो। तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है। तो इन जनरल दो हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हर्मिशियन हो तो इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। हर्मिशियन तभी हो सकता है जब मैट्रिक्स कॉम्यूट करती है। तो ये गलत। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ए बी दो मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट, तो ऑर्थोगोनल मतलब ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, सॉरी, ऑर्थोगोनल का मतलब है ए बी एंड ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, राइट। लेट्स सी। तो ए बी और इसका आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी, तो ए इंटू आई, ए हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज आई। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होता है, दिस इज राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्या ये जरूरी है, लेट्स सी। तो वही चीज इसी तरीके से सिमेट्रिक की बात कर रहा है तो ट्रांसपोज लगा दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज का माइनस का बी, ए ट्रांसपोज का माइनस का ए। तो माइनस बी माइनस ए बी ए, तो बी ए आएगा। बट हमें चाहिए सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कब आएगा, जब मैट्रिक्स कम्यूट करेंगी। तो यहां पर भी कम्यूट की कंडीशन कहीं नहीं दिख रही, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो ये फॉल्स है। अच्छा, यूनिटरी वाला ट्रू हो जाएगा, जैसे ऑर्थोगोनल के लिए ट्रू है, सेम इसको आप कर दो ट्रू। तो ट्रू कौन सा है, ए सी और डी। तो ए सी डी यानी कि पहला ऑप्शन। इस तरीके से आपको देखना है, बस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है, तो इसके लिए कौन सा ट्रू है।
लेट्स सी विद द यूनिट सर्कल z e की पावर r थीटा। आपको मैंने बताया था z इज इक्वल टू e की पावर r थीटा यानी कि यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है और थीटा माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई भी ये होता है और पाई भी ये होता है, तो यानी कि माइनस पाई से पाई ये पूरा, तो ये पूरा एक राउंड कंप्लीट है, तो पूरा एक क्लोज सर्कल है, तो ये क्लोज सर्कल है। तो क्लोज सर्कल के अंदर e की पावर अल्फा z अपॉन z का इंटीग्रेशन, तो इसमें लगेगी क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में जो है ये f ऑफ z है, ये z माइनस ए टाइप का है, क्लोज सर्कल dz, तो होता है 2 पाई आयोटा फंक्शन की वैल्यू जो ऊपर न्यूमरेटर में है a पर वैल्यू, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, सभी को पता है e की पावर अल्फा z अपॉन z, तो जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, जीरो पर, ये a पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला से 2 पाई आयोटा और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, तो e की पावर अल्फा जीरो जीरो, e की पावर जीरो 1, तो 2 पाई आयोटा आंसर। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, 2 पाई आयोटा, ए स्टेटमेंट ट्रू। ये एनुअल्स रीजन है, रिंग शेप रीजन, मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉड ऑफ जेड 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो रिंग शेप रीजन, तो रिंग शेप रीजन हमेशा मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होता है, सिंगल कनेक्टेड डोमेन नहीं होता, तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, तो ये क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज राइट। 1 प्लस जेड क्या होगा, तो 1 प्लस जेड है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस जेड ऊपर जाएगा, -1 मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से अल्टरनेट साइन आएगा, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस एंड अल्टरनेट साइन, यहां पर क्या है, सभी के सभी प्लस है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द यूनिट डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन इज, तो यूनिट डिस्क है वो हमेशा सिंपल कनेक्टेड होती है, बिल्कुल सही, तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू, और एफ इज एनालिटिक जेड नॉट पर फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था, एनालिटिक है डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए डी ई, तो ए डी ई सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज द राइट वन, बड़ा आसान है, अगर आपने फॉलो किया लेक्चर तो ये आपको दिखेगा। नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिस मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अब यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक एक ही ऑप्शन में है, तो अब दोनों में से स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, अच्छा इसको देखो, ये ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसका ट्रांसपोज करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दिस इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहली मैट्रिक्स सेकंड पर मैप हो रहा है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी थर्ड पे जा रहा है, ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए +-1, और बचा ये जाएगा इस पर, तो ए जा रहा है सेकंड पर, बी जा रहा है थर्ड पर, ए जा रहा है सेकंड पर, तो ये गलत, ए सेकंड पर, ये गलत, ए सेकंड पर, बी थर्ड पर, बी थर्ड पर, और सी जा रहा है, सी यूनिटरी, सी जा रहा है फर्स्ट पर, सी जा रहा है फर्स्ट पर, यहां जा रहा है सी फोर्थ पर, ये गलत, तो बचा ए ऑप्शन, ठीक, सी जा रहा है फोर्थ पर और डी जा रहा है, सॉरी सी जा रहा है फोर्थ पर, डी जा रहा है, सॉरी फिर से देखते हैं, ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, फर्स्ट गया सेकंड पर, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत, ओके, बी गया ऑर्थोगोनल पर, बी गया थर्ड पर, बी गया थर्ड पर, सी गया डी पर, सी गया फोर्थ पर, यानी कि ये ट्रू है, ये गलत है, ठीक, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा ध्यान से, तो ये तो फोर्थ ऑप्शन, ओके, तो सी जा रहा है आपका फोर्थ पर, सी यहां पर फर्स्ट पर था इसलिए गलत हो गया, तो यहां, ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तो के इंटू ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा के, तो के ये नेगेटिव है तो ये गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज गलत। ए अगर सिमेट्रिक है तो ए की पावर एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको कराया था, ट्रू, ये स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी गलत, इफ ए प्लस बी सिमेट्रिक, बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो अच्छा ये कह रहा है कि a प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ b इज क्यू सिमेट्रिक, तो a तो सिमेट्रिक आपको गिवन है, अच्छा अगर हम a प्लस बी की बात करें, वैसे तो एक ऑप्शन आ गया है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बट लेट्स सी क्या है फोर्थ ऑप्शन गलत कैसे है, तो ए बी का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक होगा तो a प्लस बी ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, a सिमेट्रिक है तो a का a ट्रांसपोज, और b कह रखा है इफ b स्क्यू सिमेट्रिक, अगर b स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये a माइनस b आएगा, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, राइट, तो ओनली सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, ओके, अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, तो e की पावर zn और e की पावर nz, तो n जो है एक इंटीजर है, तो इंटीजर पावर में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक ऑन सम डोमेन डी एंड टी जो है वो ई की पावर यू कॉस वी, यानी कि मोटा मोटा ई की पावर यू और यहां पर है कॉस वी, इस तरीके से है। इज हार्मोनिक इन डी। अच्छा, आपको चेक करना भी नहीं आता, किसी में अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसको छोड़ दो। ई की पावर जेड इज नॉन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में भी रियल में भी, तो दिस इज आल्सो राइट। तो फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, तो ए ट्रू है, सी ट्रू है, इसमें है, ए सी इसमें है, ए सी इसमें, ए और डी ये, तो सी इसमें नहीं है, गलत, राइट, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ए ट्रू है, द प्रिंसिपल, अच्छा कॉस जेड यहां पर प्लस होता है, राइट, यहां पर माइनस है, कॉस जेड का मैंने फंक्शन लिखवाया था आपको, यहां प्लस होता है, ये गलत हो गया क्योंकि माइनस इसमें, ठीक है, तो ये गलत। तो ई ऑप्शन किसमें है, इसमें है, तो ये भी गलत। तो अब या तो फर्स्ट ट्रू होगा या थर्ड ट्रू होगा। अच्छा, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा और ये, अच्छा इसको देखते हैं बड़े ध्यान से, पहले सेकंड ऑप्शन को कैसे करोगे, बहुत इजीली सॉल्व जाएगा। आपको पता है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो आपको पता है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो ई की पावर, मैंने आपको अपनी लिस्ट बताई थी, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसको अगर ई की पावर में करोगे, ई की पावर एफ ऑफ जेड, ये भी एनालिटिक होगा क्योंकि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है डी डोमेन में, तो ई की पावर एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा, ठीक है, ये एनालिटिक होगा। और ई की पावर एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है, एफ ऑफ जेड है यू प्लस आयोटा वी, तो इसको क्या लिखोगे, ई की पावर यू और आयोटा वी अलग से लिखोगे, ई की पावर आयोटा वी, और ई की पावर आयोटा वी को लिख सकते हो आप कॉस वी प्लस आयोटा साइन वी, ये, और इसको आप करोगे तो ये आएगा ई की पावर यू कॉस वी रियल पार्ट प्लस आयोटा ई की पावर यू साइन वी। तो ये एनालिटिक फंक्शन है, और जब भी कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, हार्मोनिक होते हैं ना, मैंने लिखा था आपको हार्मोनिक में। तो अगर ये रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या, ई की पावर यू कॉस वी, ई की पावर यू कॉस वी, ठीक है, ई की पावर यू, ये कॉस वी है, कॉस वी, तो ये हार्मोनिक होगा, तो दिस इज आल्सो ट्रू, तो ये भी ट्रू है बी, तो ए ट्रू बी ट्रू सी ट्रू, और इसके बारे में बात देखेंगे, ए ट्रू बी ट्रू सी ट्रू, ए ट्रू बी सी, और डी के बारे में बात कर रहा है, डी, डी क्या होगा, आयोटा की पावर आयोटा है। अच्छा जी, आयोटा की पावर आयोटा, इसका प्रिंसिपल पार्ट पूछा है, आयोटा की पावर आयोटा प्रिंसिपल पार्ट, तो प्रिंसिपल पार्ट, तो मैंने आपको लिखवाया था, इसको आप लिख सकते हो ई की पावर आयोटा, प्रिंसिपल पार्ट यूज कर रहा है, तो यहां पर कैपिटल लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग जेड, लॉग आयोटा, इन जनरल इसको लिखो, पहले ये लिखो लॉग आयोटा, तो इसको ये लिख सकते हो क्योंकि ये आयोटा पावर में जाएगा, आयोटा की पावर आयोटा, ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया, आयोटा की पावर आयोटा। अब इसका प्रिंसिपल पार्ट पूछा है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो कैसे यूज कर सकते हो, ई की पावर आयोटा लॉग का प्रिंसिपल पार्ट, तो क्या होता है, कैपिटल लॉग, कैपिटल लॉगरिथमिक ऑफ आयोटा, राइट। और लॉगरिथमिक ऑफ आयोटा मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट, मैंने आपको लिखवाया था, लॉग आयोटा का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा लॉग जेड मॉड ऑफ जेड प्लस, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट है तो आयोटा आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, इसी होगा, राइट। तो ई की पावर आयोटा, आयोटा का मैग्नीट्यूड, सॉरी यहां पर होता है लॉग आयोटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस आयोटा। अच्छा, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 और लॉग 1 0, आयोटा, आयोटा कहां पर है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या, आयोटा है इस एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस ये आयोटा प्लस का है, तो यहां पर आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, राइट। तो कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 0 प्लस आयोटा पाई बाई 2, आयोटा पाई बाई 2, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस के पाई बाई 2, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इज द प्रिंसिपल पार्ट, राइट, ई की पावर माइनस पाई बाई 2, तो ये यहां पर क्या है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पाई बाई 2, माइनस नहीं है यहां पर, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, नेगेटिव होता तो ट्रू हो जाता, क्योंकि ये हो गया गलत, तो डी ऑप्शन गलत है, तो ये गलत हो गया, तो ओनली ए बी सी इज द राइट, ए बी सी इज द राइट, ये गलत है, ये गलत है, गॉट इट, इस तरीके से, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यानी लीनियर अलजेब्रा का, तो आपके पास असर्शन है और रीजन है, यानी कि ये असर्शन इंफॉर्मेशन है और उसके लिए रीजन ये है कि नहीं है, सही गलत वो आपको बताना है। तो ये एक ए मैट्रिक्स है, द नलिटी ऑफ ए 1 रैंक ऑफ ए 2, तो इसकी रैंक निकाल सकते हो 3 0 -1 3 0 -1, दो रो सेम है तो ये तो 0 0 हो जाएगी, जब रो ऑपरेशन लगाओगे, ये 4 है तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0, और 4/3 से इसको क्या करोगे घटाओगे
तो घटाओगे तो +4/3, तो ये नॉन जीरो एंट्री आएगी, तो रैंक आएगी एक पिवट एंट्री है, एक पिवट एंट्री, रैंक आएगी 2। ठीक है, तो इसलिए बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। रैंक इसकी 2 है, और तो रैंक 2 है बाय रैंक नलिटी थ्योरम, तो नलिटी 1 क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है रीजन फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Rn टू Rn, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी कितनी होती है, जो डायमेंशन होती है आपकी डोमेन की, Rn की डायमेंशन कितनी होती है n, तो इज इक्वल टू n, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू n, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो R इज ट्रू, A assertion A इज ट्रू, R इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन है इसका, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, सिंपल, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक ऑन सी, पूरे सी पर एनालिटिक कौन है, साइन जेड स्क्वायर फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था साइन जेड एनालिटिक होता है पूरे पूरे, ये कंपोजिशन फंक्शन है, जेड स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन और साइन के एंगल में कंपोजिशन है, और कंपोजिशन फंक्शन दो एनालिटिक फंक्शन का कंपोजिशन एनालिटिक होता है, तो दिस इज ट्रू। 1/z जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये पूरे सी पर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि जीरो पर डिफाइन नहीं है, तो जीरो पर डिफाइन नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो आप सभी को पता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो सीआर इक्वेशन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, राइट, ये क्या है, सिर्फ जीरो पर डिफरेंशिएबल है, जीरो जो सीआर इक्वेशन है वो सिर्फ जीरो पर सेटिस्फाई होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, क्या आएगा इसका, डेल ऑफ अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट जेड, और ये सिर्फ जीरो पर सेटिस्फाई होती है, जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो पूरे सी पर एनालिटिक नहीं है, पूरे सी पर एनालिटिक का मतलब है पूरे सी पर डिफरेंशिएबल, तो ये गलत। ई की पावर जेड कॉन्जुगेट, अगेन ई की पावर जेड कॉन्जुगेट है, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन जेड कॉन्जुगेट इन्वॉल्व है, तो इसका डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में खुद आएगा, क्या e की पावर जेड कॉन्जुगेट पार्शियल डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, ये जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई ना होने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं तो एनालिटिक नहीं है, तो गलत, तो ओनली ए ऑप्शन इज द राइट, ओनली फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आईडी ये है, तो ऑप्शन 1 आई, ठीक है, तो इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़े होते तो बहुत आसानी से सॉल्व है, आई होप आप करके भी आए हो, है ना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स करके भी आए हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है, ये नहीं हो सकता, मैंने आपको कहा कांस्टेंट टर्म है तो आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, है ना, टी ऑफ एक्स प्लस वाई टी इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई होना चाहिए था, बट कांस्टेंट की वजह से नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, अच्छा जीरो की वजह से नहीं, इसके मॉडुलस, मॉडुलस में नहीं होता, ये हमने क्वेश्चंस किए थे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, तो ए बी एंड ई इज द राइट, ए बी एंड ई, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, बच्चे ने भी फोर्थ लगाया है, बहुत अच्छी बात है, तो फोर्थ इज द राइट, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अच्छा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो आपके पास 3 इक्वेशन 3 अननोन, अच्छा अब इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, मैट्रिक्स से सॉल्व मत करने बैठ जाना, सॉल्यूशन आपके पास है, तो आपको पता है सेटिस्फाई करा लो, x की वैल्यू 2c, y की वैल्यू 4c और z की वैल्यू 3c, तो 2c एंड 4c 6c, और z की वैल्यू 3c, तो z की वैल्यू 3 तो 18, तो 6c माइनस 18c, तो क्या ये जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत, बहुत आसानी से, x की वैल्यू 2c, y की वैल्यू 4c, z की वैल्यू c, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू होगा ही, जरूरी नहीं है, पहले चेक करना है, z की वैल्यू c पुट करोगे, y की वैल्यू 4c, तो और जी 6c माइनस 6c जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं 2c 4c 2c, तो z की वैल्यू 2c यहां पुट करोगे, तो 2c 2 माइनस 6 12c हो जाएगा, y की वैल्यू 4c और x की वैल्यू 2c प्लस, तो 6c माइनस 12c माइनस का 6c जो कि जीरो नहीं है, क्योंकि c इज नॉट जीरो, तो ये गलत, तो ये भी गलत, इसको देखते हैं, x की वैल्यू c पुट करा c, y की वैल्यू 4c एंड z की वैल्यू 2c, तो 5c माइनस 2c 3c, और c जीरो नहीं है यहाँ पर, तो ये जीरो नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बचाइए ये ट्रू, इतने से करना है, हालांकि इसको सॉल्व भी कर सकते हो बट उसमें टाइम लगेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है, ठीक है, तो इसलिए 2 मिनट का 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व है, सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट मैचिंग है, इफ बी इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R स्क्वायर, बी एक स्टैंडर्ड बेसिस है R स्क्वायर का, R स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है 10 और 01,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है बाय कि x1 x2 इक्वल टू x1 0। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0, तो पहली 1 0 आएगी, 1 0 कहां पर है, यहां पर, और दूसरी 0 0 रखोगे, जीरो को फर्स्ट पर भेज रहा है, सेकंड को 0 पर, तो 1 0 को भेजेगा 1 0 पर, और जब 0 1 होगा तो फर्स्ट को फर्स्ट पर भेज रहा है और सेकंड को 0 पर, तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0। कौन सी है, 1 0 0 0, यानी फर्स्ट गोज टू सेकंड। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सेम, ये स्टैंडर्ड बेसिस वही है, स्टैंडर्ड बेसिस आर स्क्वायर ये, तो 1 1 होगा, यहाँ पर कहां भेजेगा 1 1, तो 1 1 होगा, 1 - 1 0, 1 + 1 2, सॉरी 1 0, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0, तो 1 - 0 1 और 1 + 1, ये 1 1 आएगा, और 0 1 होगा, कहां भेजेगा 0 1 को, 0 1 को -1 और 1, तो इसको लिखो लिखो कॉलम वाइज 1 1, ये -1 1, तो ये कौन सा है, फोर्थ, तो ये जाएगा फोर्थ पर, सेकंड जाएगा फोर्थ पर। लेट्स सी इतने से क्या हो पा रहा है, फर्स्ट सेकंड पर और सेकंड फोर्थ पर, फर्स्ट गोज टू सेकंड, सेकंड गोज टू फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट गोज टू फोर्थ गलत, फर्स्ट गोज टू सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत। ठीक है, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा या थर्ड ऑप्शन। अच्छा थर्ड देखते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 0, 2, तो 1, 0, तो 1, 0 रहेगा, सॉरी 1, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो फर्स्ट को 0 पर भेज रहा है और x2 को सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट 0 तो 0 0, और 0, 1, तो ये जाएगा 0, फर्स्ट कंपोनेंट 0 पर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड पर, तो मैट्रिक्स बनेगा 0 0, और इसको कॉलम वाइज 0 1 है कहीं पर, पहली मैट्रिक्स। ठीक है, 0 0 0 1 पहली मैट्रिक्स, तो ये जाएगा थर्ड फर्स्ट पर, थर्ड जा रहा है फर्स्ट पर, तो थर्ड जा रहा है फर्स्ट पर, यहां पर जा रहा है थर्ड फर्स्ट पर, थर्ड पर, ये गलत हो गया और ये ट्रू हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, इस तरीके से आपको चेक करना है, बाकी छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड का कॉन्जुगेट, और मैंने कहा था लिमिट के बारे में पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ है क्लास में, डिक्टो आ गया, x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा y, किस पर चेक करा है, जेड इक्वल टू 0 पर, और मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 1, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि y इक्वल टू mx पाथ ले लो, डिफरेंट पाथ्स के अलोंग डिफरेंट लिमिट आएगी, राइट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, क्लास का ही क्वेश्चन है तो। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सैटिस्फाई क्वासी-रीमान इक्वेशन, तो कौन सा फंक्शन क्वासी-रीमान इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, देखो बड़े ध्यान से, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, x माइनस आयोटा y जेड कॉन्जुगेट, व्हाट इज द e की पावर x, e की पावर आयोटा y, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस आयोटा y, बड़े ध्यान से देखो, e की पावर जेड कॉन्जुगेट, अभी हमने किया है क्वेश्चन, और ये बनेगा e की पावर y प्लस आयोटा x। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, और ये बनेगा आपका, अगर इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, आयोटा कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हो x माइनस आयोटा y, तो आयोटा x आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ये, और y, तो ये बन गया आपका e की पावर आयोटा z कॉन्जुगेट, ये है, ठीक है, और ये e की पावर z है, तो आप बताओ कहां पर सेटिस्फाई हो रही है क्वासी-रीमान इक्वेशन, z कॉन्जुगेट, क्वासी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव 1 और 1 कभी 0 नहीं होता, तो डज नॉट सेटिस्फाई, सीआर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, e की पावर z कॉन्जुगेट का पार्शियल डेरिवेटिव e की पावर z कॉन्जुगेट, क्या 0 बनेगा, नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, e की पावर आयोटा z कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव e की पावर आयोटा z कॉन्जुगेट, डेरिवेटिव करना है तो इसका आयोटा, ये आएगा, दिस इज द डेरिवेटिव, बट ये कभी 0 बनेगा, दिस इज नेवर 0, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई एट एनी पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, एंड e की पावर z, यस e की पावर z का, अब ये e की पावर z है, इंटायर फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि एनालिटिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एनालिटिक है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली बात जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इसमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो फोर्थ इज द राइट वन, फोर्थ इज द राइट, अच्छा बच्चे ने करा नहीं है बट फोर्थ इज द राइट वन, ठीक है, फोर्थ इज द राइट वन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस फॉर्म में लिखना था, देखना था क्या फंक्शन है। नेक्स्ट, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है फॉर एवरीवेयर इन अ कनेक्टेड ओपन सेट G, जो कि सबसेट है C का,
जो भी आपके पास जो भी कनेक्टेड सेट है उस कनेक्टेड सेट में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। अच्छा, मोड ऑफ जेड, तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होता। जेड का मॉडुलस डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव की तो बात कहां से करेंगे। अच्छा, जेड स्क्वायर प्लस 2z, इसका डेरिवेटिव करें, पॉलिनोमियल फंक्शन है 2z प्लस 1, डेरिवेटिव आएगा। क्या ये 0 है हर जगह? ये हर जगह 0 नहीं है, ये सिर्फ z की वैल्यू -1/2 है तब 0 है। तो पूरी डोमेन में, पूरी ओपन कनेक्टेड सेट में 0 नहीं है, तो ये गलत। z प्लस 10, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और ये तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो ये गलत। बचा क्या? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ट्रू। बड़ा सिंपल, ये डेरिवेटिव है नहीं, ये डेरिवेटिव है, बट डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा हर किसी ओपन कनेक्टेड सेट में, सिर्फ एक पॉइंट पर 0 आ रहा है, ये कभी 0 नहीं है। तो बचा कौन सा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज द राइट। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट लो उसका डेरिवेटिव 0 होता ही है, तो वैसे भी सेकंड लगाना था आप लोगों को, सेकंड इज द राइट वन, ठीक है। इन्होंने गलत किया है, सेकंड था यहाँ पर, ठीक है, बट कोई बात नहीं, सेकंड इज द राइट वन। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, W1 W2 आर द फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। W1 W2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस है, तो क्या फॉर्मूला होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये होता है डायरेक्ट सम के केस में। अब डायरेक्ट सम हो ये जरूरी नहीं है, ये तो गलत हो गया, और ये इंटरसेक्शन माइनस वाला ये गलत, ये बिल्कुल बिना देखे आप इसको कर सकते थे, ठीक है। थर्ड इज द राइट वन, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, दिस इज अ फॉर्मूला, है ना, ये लिखवाया था मैंने भी। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, given below are two statements, one is labeled assertion, okay, assertion and reason वही बात है। The map f c to c defined by f of z is equal to sin z, और मैंने आपको बताया कि sin z फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अनबाउंडेड होता है, यहां पर कह रहा है बाउंडेड, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लास के क्वेश्चन है सारे, द फंक्शन f of z sin z इज एन इंटायर मैप, इंटायर मैप मतलब इंटायर फंक्शन, बिल्कुल ट्रू, दिस इज ट्रू, ये इंटायर तो है, इंटायर मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की डायगोनल क्या होती है? स्क्यू हर्मिटियन या तो आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी और जीरो, थर्ड ऑप्शन। ओके, अगेन लिस्ट मैच करनी है आपको, टी ऑफ जीरो फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूएफ से वीएफ, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कि जीरो एलिमेंट जीरो पर मैप होगा, तो जीरो एलिमेंट जीरो पर मैप होगा, तो फर्स्ट गोज टू थर्ड, तो ये गलत, फर्स्ट गोज टू थर्ड, ठीक है। टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा सेकंड गोज टू सेकंड, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बी गोज टू सेकंड, बी गोज टू सेकंड, तो ये गलत, ये गलत, तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अच्छा, अभी नहीं, अभी फोर्थ ऑप्शन भी रह गया, बी गोज टू सेकंड, बी गोज टू सेकंड। अच्छा, थर्ड गोज टू टी ऑफ माइनस अल्फा माइनस के टी ऑफ अल्फा, तो सी गोज टू फोर्थ, सी गोज टू फोर्थ, तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, एंड डी गोज टू ए, तो डी ऑफ फर्स्ट पर जाएगा, बिल्कुल, तो लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू है, फोर्थ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये है। अच्छा जी, ये हार्मोनिक, अगेन एनालिटिक, दिस कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, तो साइन जेड क्यूब इज बाउंडेड, ये तो हो गया गलत, क्योंकि साइन जेड फंक्शन अनबाउंडेड होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, बेसिक से यहां पर जेड क्यूब आ गया हो, लेकिन है तो साइन फंक्शन, यहां करा बाउंडेड, गलत है, दिस इज फॉल्स, तो ये तो हो गया फॉल्स। कौन सा? ई ऑप्शन, ई ऑप्शन यहां पर है गलत, ई ऑप्शन यहां पर है गलत, और तो सेकंड थर्ड में से ट्रू होगा। अच्छा, 1/z इज नॉट एनालिटिक ऑन सी, पूरे सी पर एनालिटिक नहीं, यानी कि पूरे सी पर डिफरेंशिएबल है, सही कह रहा है, क्योंकि जीरो पर प्रॉब्लम करेगा, डी ट्रू है, तो डी ट्रू है, यहां पर डी है, और यहां पर डी नहीं है, यहां पर डी नहीं है, ए बी सी आ रहा है, ठीक है, यहां पर ए बी सी आ रहा है, तो ये गलत, क्योंकि डी ट्रू है, तो बचा सेकंड, सेकंड हो गया काम, क्योंकि डी ट्रू है और डी ये तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, यहां डी है नहीं, तो तीसरा गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ए ट्रू है, तो ए ट्रू होगा, और u प्लस आयोटा इज एनालिटिक वेयर u इक्वल टू x एंड y। अब यहां पर क्या है, f ऑफ z आपका है u इक्वल टू x, x प्लस आयोटा v इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू z, f ऑफ z इक्वल टू z, आइडेंटिटी फंक्शन, z को z पर मैप, और ये एनालिटिक होता है क्योंकि
जेड पॉलिनोमियल अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये एनालिटिक है, तो दिस इज अ एनालिटिक ट्रू, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो बी ट्रू है, ए ट्रू है। जेड की पावर हाफ, ये एनालिटिक नहीं है, जेड की पावर हाफ, रूट जेड फंक्शन है आपको सर, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, रूट जेड है, दिस इज नॉट एनालिटिक, यू कैन चेक इट, बट ये बाय विदाउट चेक करे इसको, ये वैसे भी सॉल्व हो गया है डिस्कार्ड करके, ऑप्शन को डिस्कार्ड करके, ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा ये, सेकंड इज द राइट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, दिस थ्योरम इज नोन एज यूजुअल सभी को पता है लिवरली थ्योरम, तो इसमें सोचना ही नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का, तो एक असर्शन एक रीजन, तो पी नॉट 1, तो 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, टी पॉलिनोमियल, टी स्क्वायर पॉलिनोमियल टी में, टी क्यूब पॉलिनोमियल, तो 1 टी टी स्क्वायर और टी क्यूब, तो ये क्या है, ये एटमोस्ट 3 डिग्री पॉलिनोमियल के बेसिस है, 1 टी टी स्क्वायर टी क्यूब, तो ये एल आई है, तो पी नॉट पी वन, यानी कि पी नॉट का मतलब 1, पी वन का मतलब टी, पी टू का मतलब टी स्क्वायर, पी थ्री का मतलब टी क्यूब, तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, असर्शन जो है वो ट्रू है। अच्छा जी, सी नॉट पी नॉट प्लस सी वन पी वन सी टू पी थ्री लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इन फंक्शन का पॉलिनोमियल का, इन पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन 0 है, देन दिस इंप्लाइज, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और कॉम्बिनेशन 0 तब गया, ये इंप्लाइज कर रहा है कि कांस्टेंट टर्म 0, मतलब कि कोफिशिएंट है, स्केलर्स जो है सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री 0 है, ये रीजन है, तो ये है, तो इसका मतलब अब ये कह रहा है कि क्या होगा, तो ये तो ट्रू है। अच्छा, ये ट्रू हो जरूर थोड़ी है कि ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ऑप्शन इज द राइट, दिस तरी, ये तो एल आई की डेफिनेशन है रीजन आर में जो लिखा हुआ है, तो ए और बोथ ए और बी, यानी कि असर्शन ये और ये ट्रू है एल आई के केस में, क्योंकि ये एल आई है, पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री एल आई है, तो अगर स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो जो स्केलर्स होंगे सी नॉट सी वन सी टू ये 0 होंगे, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो दोनों ट्रू हैं, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, ए के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है, एज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक, इंडिपेंडेंट बोला बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट, इज दैट क्लियर, डेफिनेशन लिखी हुई है आर में। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वो अगेन वही असर्शन एंड रीजन, तो द फंक्शन c to c defined by f of z minus z conjugate is analytic at every point, एनालिटिक z conjugate इन्वॉल्व है, तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन del f upon del z conjugate, तो z को तो कांस्टेंट का ट्रीट करोगे 0 माइनस z conjugate का 1 आ गया, तो क्या ये कभी 0 होगा, दिस इज नेवर 0, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो एनालिटिक, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और सेकंड में कह रहा है f डज नॉट सेटिस्फाई द क्वासी रीमान इक्वेशन एट एनी पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहा है, किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं है, तो दिस इज ट्रू, तो फर्स्ट इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ओके। मोस्टली क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन से सॉल्व हो रहे हैं आपके यहां पर, और चलिए मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, A 1052 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए 3, तो ट्रेस ऑफ ए 3, फर्स्ट गोज टू 3, फर्स्ट गोज टू 3, तो ये गलत हो गया, एंड डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट है 2, डिटरमिनेंट है 2, तो बी गोज टू फर्स्ट, बी गोज टू फर्स्ट फर्स्ट, तो ये गलत हो गया, डिटरमिनेंट लैम्डा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा है, आइगन वैल्यू देख लो, आइगन वैल्यू ऑफ ए 1 और 2, अपर ट्रायंगल, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो प्रिंसिपल डायगोनल 1 और 2, तो ये जाएगा सेकंड पर, डी जाएगा सेकंड पर, तो डी जा रहा है सेकंड पर, ये फोर्थ पर जा रहा है, तो गलत हो गया, तो ये ट्रू है, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहीं पर जाएगा ये, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2, ऑब्वियस सी बात है, तो सेकंड, विद इन मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, विद इन मिनट में, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही असर्शन एंड रीजन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस है आर क्यूब के, यहाँ पर V3R मतलब कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो 3 डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है आर क्यूब के, तो आर क्यूब के बेसिस ये है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ये अपने आप में बेसिस है, बिल्कुल सही है। V भी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F,
ओके, एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एस इज अ बेसिस ऑफ वी। तो एस बेसिस कब होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पेन करे, तो स्पेन कर रहा है और यहां पर क्या कर रहा है? लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान से ना, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं और स्टूडेंट ने भी गलती करी है, उन्होंने फर्स्ट चूज किया है क्योंकि उन्होंने जल्दी में ये इंडिपेंडेंट समझ लिया होगा। दिस इज डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट और स्पेन करे नहीं, दिस इज नॉट अ रीजन। रीजन होता है इंडिपेंडेंट हो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो ए इज फॉल्स नहीं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, थर्ड इज द राइट वन। ये रीजन खुद गलत है, रीजन सही नहीं है। बेसिस तब होता है जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये फॉल्स हो गया। तो इसमें क्या, दो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू गलत, दिस इज गलत, दिस इज गलत और ए इज फॉल्स, ये गलत हो गया, तो ए इज ट्रू है और आर इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट। ओके, और स्टूडेंट ने जल्दबाजी में ये सोच लिया होगा कि दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जबकि यहां पर डिपेंडेंट लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट होता तब आपका ऑप्शन फर्स्ट होता। ठीक है, तो ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं, यू से वी पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो कौन सा होल्ड है? तो रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ वी, नलिटी ऑफ टी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं इसको ले जाऊं तो रैंक टी माइनस नलिटी ऑफ टी माइनस, अगर मैं इसको लेके जाऊं तो माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू माइनस का डायमेंशन ऑफ वी, ऐसा होता है डायमेंशन ऑफ वी कोडोमेन? नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी डायमेंशन ऑफ, हाँ ये होता है, रैंक टी नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ यू, अगर फाइनाइट डायमेंशन, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। नलिटी टी नहीं, नलिटी ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी बिल्कुल सही, जो टी की नलिटी होती है वो कर्नल टी की डायमेंशन होती है, बिल्कुल सही है, तो ये तो ट्रू है। नलिटी ऑफ टी, ये इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो मोस्टली बी एंड डी ट्रू है, तो यहां पर ऑप्शन में है बी एंड डी ओनली है सेकंड इज द राइट वन। ठीक है, सेकंड इज द राइट वन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एलपीपी के क्वेश्चन। तो एलपीपी का तो भाई एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, एम आपके पास क्या है, e टू द पावर x माइनस साइन वाई, और ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत करे क्लास में, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है नहीं, तो एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आया -1। तो -1 आता ही आप देख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन, इट इज गोइंग टू बी e टू द पावर -x। तो दिस गिव्स ऑप्शन नंबर डी सेकंड इज करेक्ट, राइट। इतनी रैपिड कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसमें क्या गिवन है आपके पास, y डबल डैश प्लस ओमेगा का स्क्वायर y इज इक्वल टू a cos omega x. So now if you solve the complementary function, it is going to be y double dash plus omega square is equal to 0. तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस ओमेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया मेरे पास c1 cos omega x plus c2 sin omega x. Now for the particular integral I need to solve a cos omega x upon डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो दैट मींस हमें यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा और ऊपर cos ओमेगा x आएगा और 2d आ जाएगा। तो आपको पता है 1/d इज इंटीग्रेशन, तो x अपॉन 2 a अपॉन cos का डेरिवेटिव, cos का इंटीग्रेशन साइन अपॉन ओमेगा। तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपसे क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है x इंफिनिटी पे, सॉल्यूशन इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये दोनों तो बाउंडेड क्वांटिटी है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहां से तो कोई दिक्कत इंफिनिटी पे कभी जाएगा नहीं। यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास x क्वांटिटी है, तो ये x इंफिनिटी पे ले जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर P आपके पास, ये P कह रहा हूं सॉरी, A आपके पास करेक्ट है। अब बोल रहा है, रीजन बता रहा है, इसका रीजन बता रहा है द सॉल्यूशन 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, आपके पास x पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, x बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, x घटेगा तो ये भी घटेगा, तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है,
तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। इस क्वेश्चन में भी इट्स वेरी इजी क्वेश्चन राइट। तो आपको क्या करना है, डी क्यूब कॉमन ले लो, तो डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या मिला, m क्यूब इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 0 0 1 आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिले। तो 1 से तो e टू द पावर x, और एक e टू द पावर 0 इट्स 1, और फिर x, और फिर x स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली मैच करता है, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो गया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर देखना है गाइस, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। पहली चीज आप देख सकते हो चारों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम है, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाओ जी, 2 टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इसको मैंने हजारों बार बता चुका हूं, हम इसको कैसे लिखेंगे a टू द पावर x को, क्योंकि हमें e टू द पावर वाला आसान लगता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे e टू द पावर log a टू द पावर x, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। लिख दिया, log की प्रॉपर्टी लगी, e टू द पावर log a इंटू एक्स, e टू द पावर log a इंटू एक्स। तो आप e टू द पावर ax वाला फॉर्मूला जो डायरेक्टली आप इस्तेमाल में कर सकते हो यहां पे। तो यहां पे डी स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास, तो ये d रिप्लेस हो जाएगा इधर आपके पास log a से, और यहां भी डी स्क्वायर माइनस 1 और d रिप्लेस हो जाएगा इधर माइनस 1 से। तो ये क्या आया, 2 टू द पावर x अपॉन log a का स्क्वायर माइनस 1, और आप माइनस 1 से प्लेस करोगे, माइनस 1 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0 इधर, तो ऊपर x मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 2d, और 2 को रिप्लेस करोगे माइनस 1 से, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो आपके पास आएगा माइनस 1/2 x e टू द पावर माइनस x। तो इससे समझ में आ गया फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, और आपके पास क्या आया है, log 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, log 2 का होल स्क्वायर आया। तो a क्यों आया मेरे पास, अच्छा a थोड़ी आएगा, 2 आएगा, log 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक बार फिर भी मैच कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्लस माइनस का ही फर्क आ रहा है इधर। तो ये क्वेश्चन आईडी थी 145 में हमारे पास 632 आंसर आना चाहिए। 632 तो मैं गलत देख रहा हूँ, 5145 में 628 आंसर आना चाहिए। 628 इज फोर्थ नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, देख लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस, अब आप देखो यार, क्वेश्चन करने में तो आपको पता है कि मजदूरी कर सकते हो जितनी मर्जी, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अब वही वाली बात है यार, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट हमको फालतू चीजें करने का शौक आई गेस नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ फिर, सॉरी नॉट नॉन लीनियर, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यार, सॉल्व करना इज नॉट समथिंग की बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, या इतने करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसको सॉल्व करते हैं तो y डबल डैश इज इक्वल टू 1 है, तो y डैश इज इक्वल टू x प्लस c1, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c1x प्लस c2। अब आपको प्रॉपर आंसर नहीं निकालना, साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास इस वाले से, थोड़ा बहुत सिमिलर है। और ऑप्शंस को भी देखो, ए या तो 4 होगा या ए 2 होगा, साफ दिखाई दे रहा है। 4 कहीं ना कहीं से दिखता हुआ लग नहीं रहा, तो इसका मतलब ए आपका 2 पे गया, ए 2 पे गया, तो फर्स्ट गलत हो गया और थर्ड गलत हो गया। ए 2 पे गया तो बी 4 पे चला गया। अब सी पे देखना है, सी और डी पे आपको देखना है, सी 1 पे जा रहा है या सी 3 पे जा रहा है। अब आप यार ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है आपको, अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा, तो कहीं ना कहीं साइन कॉस वाला बन रहा होगा, ठीक है जी। तो अब आप एक चीज देखो, हमें सी और डी में देखना है ना बस। अब ये हो चुका है और ये हो चुका है, सी और अब हमें देखना है, हाँ ठीक है, ए और फर्स्ट एंड थर्ड में देखना है। तो अब आप देख सकते हो यार, यहीं से ही आपके पास साइन कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल आपके पास डायरेक्टली यहां पे भी कुछ रिलेट कर पा रहा है। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो डी है वो थर्ड पे जाएगा, डी विल गो टू 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास करेक्ट हो जाएगा।
तो दैट इज व्हाट आई से, हर क्वेश्चन में आपको पूरा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप अगर रिजल्ट को देखते हो, ऑप्शंस को देखते हो, वहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपका मानूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक काफी अच्छा क्वेश्चन की हमें श्रेणी में रखना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व। ठीक है जी, अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन फिर मैंने याद आया, ये तो हमने धुरंधर सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से करे हुए हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हम लोगों ने धुरंधर सीरीज में करे थे, क्योंकि ये आपके पास y में भी लीनियर नहीं है और x में भी लीनियर नहीं है। तो ना तो dy बाय dx सोच सकते, ना dx अपॉन dy सोच सकते। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने धुरंधर सीरीज में बहुत करे हैं। हमें देखना है कुछ पैटर्न बन के टोटल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमको। ठीक है, तो अब आप इधर देखो, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी तो गायब हो जाएगी, साइन y होगा, कॉसेक y होगा शायद। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली क्वांटिटी तो मेरे पास गायब हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू गिव मी 2 साइन y cos y y डैश साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इतनी सी रिलेशन, इतनी सी चीज करके आपको समझ में आ गया एक चीज, कि ये जो आपके पास बना है इधर, इट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ, यू कैन राइट साइन स्क्वायर y, 2 साइन y cos y और y का डेरिवेटिव, एंड प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। तो नाउ सिंपली पुट, एक इसको u ले लो आप, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y। तो ये आपके पास मिल जाएगा du अपॉन dx प्लस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया है। बट ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा CUT-PG के पेपर में आपको करके आना चाहिए, बिकॉज ये लेंथी बनेगा और हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में वैसे भी करना नहीं होता। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए बने होते हैं। अभी लेंथी नहीं है ये, आगे लेंथी रूप लेगा, अभी दिखाते कैसे। तो u इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है आगे। तो आपको पता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेम, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज दिस। तो ये आपके पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स dx। नाउ अगेन यू नीड टू सॉल्व दिस क्वांटिटी। तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज गोइंग टू बी ई टू द पावर एक्स ओनली। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एंड दिस इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। तो इसको ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। कुछ भी नहीं काटा पीटा हो रही, माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। अरे कोई बात नहीं जी, अब नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दो। वैसे तो हो भी जाना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी सॉल्व ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम धुरंधर सीरीज में बहुत कर चुके हैं, प्लस 2। ठीक है, और एक कांस्टेंट भी ऐड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस सी। तो प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस सी, तो प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि u तो हमने खुद से अज्यूम किया था साइन स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। देखते हैं भाई कुछ मैच करेगा इससे। साइन स्क्वायर y तो आ गया, चलो साइन स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर y
पहली बात तो मेरा c e टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है ना, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा और फोर्थ गलत हो जाएगा, राइट। अब फर्स्ट एंड थर्ड में देख लेते हैं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस आना चाहिए मेरे पास, राइट। इनका प्लस कैसे आ रहा है फिर, मेरा माइनस कैसे आ रहा है, माइनस 2x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2x, बिल्कुल सही तो लिखा है मैंने। फिर इसको करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x माइनस, क्या पता मेरा ही सही हो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। आई गेस ये मैच कर रहा है हमारा, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। लेट अस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आया है, फर्स्ट इज करेक्ट। एक बार देख लेते हैं आंसर की में क्या मैच कर रहा है जी। हमारे पास है ये 143 का 617, अरे वाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने धुरंधर सीरीज में कितने करे हैं। आप हमारा यूट्यूब का प्रैक्टिस सेशन खोलो, कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि अगर खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा तो आखिरी सिचुएशन में आपको यही करना है कि टोटल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक टाइपो था। अब समझदार को तो इशारा काफी था, अगर वो समझदार नहीं था तो आपको फिर 2 लेना पड़ता है। हालांकि आई विल स्टिल रिकमेंड, एग्जामिनेशन में, इतने नेशनल एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप वो चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एंड मेरी अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, बिकॉज इसमें गलती है, बच्चा क्यों मेहनत करेगा भाई। ठीक है, तो इसमें रॉन्स्कियन आपको साफ दिखाई दे रहा है, e टू द पावर माइनस 6 dx आएगा। तो इट e टू द पावर माइनस, अच्छा माइनस 6 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो e टू द पावर 6x इंटू कॉन्स्टेंट। तो रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है इट इज c e टू द पावर 6x। क्योंकि अगर ये d नहीं होता, d स्क्वायर नहीं होता, तो फिर d स्क्वायर की टर्म ही नहीं होती, तो e टू द पावर 0x हो जाता। तो वैसे तो कोई मैच कर ही नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो यहां से तो कुछ सीखने को मिला नहीं भाई, cx तो e टू द पावर 6x तो हर एक ऑप्शन में आ ही रहा है हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसमें किसी और पॉइंट पे हमको रॉन्स्कियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहां पे पुट करते हो x इक्वल टू 0 तो मुझे मिलेगा रॉन्स्कियन एट 0 इट इज c। तो अब मुझे केवल सॉल्व करना है, रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 पे निकालनी है। तो रॉन्स्कियन के दो ही तरीके, या तो एबल फॉर्मूला लगा लो या फिर अपनी सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सॉल्व करनी पड़ेगी m क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11d 11x m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लेते हैं भाई, m क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन, राइट। इस क्यूबिक इक्वेशन को अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाओ फाइंड करते हैं। तो एक तो 1 माइनस 6 माइनस 12 11 12 बाई, ठीक है। तो एक तो आपके पास 1 आ जाएगा और तो 1 2 3 आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन यू नो, मैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप 1 को पुट करके देख सकते हो, तो m माइनस 1 को कॉमन ले लोगे, फिर उससे भी आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो आ जाओ भाई। तो सॉल्यूशन का क्या फॉर्मेट बनेगा, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3x, ये तीन आपके पास फंडामेंटल सेट बनेंगे। तो आपको 0 पे निकालना है, तो 0 पे तो तीनों की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। इनका पहला डेरिवेटिव 0 पे वो भी 1, इस पे 2 आएगा, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका तो दोबारा 1,
इसका दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो 4 आ जाएगा और 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। नाउ जस्ट ओपन दिस डिटर्मिनेंट, ओपन करो इस डिटर्मिनेंट को एंड टेल मी द वैल्यू। थोड़ी सी मेहनत मजदूरी आप लोग करो। तो ऑन ओपनिंग दिस इंटरवल डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो आपको मिल सकता है 2 ई टू द पावर, तो रॉन्स्कियन की वैल्यू आई 2 ई टू द पावर 6x, 2 ई टू द पावर 6x। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो सॉल्व किया था इसको, इट वाज वेरी वेरी इजी, राइट। तो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हम। x1 लेस देन इक्वल टू 4, तो वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। x2 लेस देन इक्वल टू 3, तो समथिंग वो लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, एक आइडिया लेने के लिए 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 14, 2x1 प्लस 3x2। तो अगर मैं x2 को 0 लेता हूं तो 7 आएगा, और x1 को 0 लेता हूं तो 14/3 ना, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। और ये पॉइंट क्या बन रहा है 3, तो दैट इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हेयर। ठीक है जी, तो ये 0,0 पॉइंट ये है आपके पास 0,3, ये है आपके पास 4,0, और ये दोनों पॉइंट्स अब आपको निकालने हैं। ठीक है, तो लाइन निकाल लो, क्या है आपके पास 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 14, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 14, और आपके पास लाइन है x2 इक्वल टू 3। तो इधर 9 पुट करोगे तो 9 14 माइनस 9 विल बी 5/2, 3। ठीक है, और इसके लिए सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 4, अब हमें क्या पुट करना है, x1 को 4 पुट कर देना है केवल। तो 4, तो 4, इट इज गोइंग टू बी 4 ना, तो इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 2 8, 14 माइनस 8 6, x2 की वैल्यू आएगी 6/3 2, 4,2, राइट। तो हमारे पास 0,0, इस पे तो वैल्यू आई 0, 0,3, और क्या है सॉल्यूशन 2x1 प्लस 5x2। ठीक है, तो इसमें आएगी 15, और 5/2, 5/2 करेंगे तो 5 प्लस 15 20, और 4/2, 4,2 पे आएगी 8 प्लस 4 टू 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कुछ भी आएगा, 20 से तो कम ही आ रहा है, 4,0 पे 8, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर Z मैक्स 20 आना चाहिए आपका इस वाले केस में। अब आंसर की को भी देख लेते हैं भाई, 155 पे 667 बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, m² प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हो तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, -b प्लस माइनस रूट डी विच इज 4 माइनस b² माइनस 4ac a इंटू सी 2/2a। ठीक है, तो ऊपर से क्या मिला, b² माइनस 4ac 4 इंटू ए, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, -1 प्लस माइनस आयोटा।
तो e टू दी पावर माइनस एक्स आएगा, और बाकी जो क्वांटिटी cos 2x क्रॉस एक्स प्लस e टू दी पावर, सॉल्यूशन लिख ही देते हैं चलो, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x। कितनी बार करवा चुका हूं ऐसे सॉल्यूशंस में, आपको पता है ये क्वांटिटी बाउंडेड है, ये 0 पे चली जाएगी इन्फिनिटी के साथ। और इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि इसके रूट्स आपके पास नेगेटिव आए हैं, तो दोनों की दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो 1/6 देखो कितने जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 160 का 697 बिल्कुल सही है फर्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज प्योरली मेहनत वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था। m² माइनस 4m प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें केवल आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, m की वैल्यू निकाल के, एंड सिंपली यू नीड टू पुट द वैल्यूज। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो 142 आपके पास, 142 का आपके पास 616। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी इज गोइंग टू बी 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। ठीक है, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, नथिंग लाइक नॉट समथिंग सो कॉन्कन, बहुत बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है। 16 माइनस 80 अपॉन 2। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस गाइस। ठीक है, तो ऐसा नॉट समथिंग लाइक बहुत खतरनाक कुछ है। कॉस साइन में आएगा, फिर दो कंडीशंस है, यू नीड टू जस्ट सिंपली फाइंड द वैल्यूज। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, लेट अस सॉल्व दिस गाइस। आई होप हर एक बच्चे से हो गया होगा ये। ठीक है, हर एक बच्चे से हो गया होगा ये। तो इसका चलो थोड़ा बहुत ही लिख देता हूं। तो क्या बता रहा था मैं, 8 आयोटा। नेक्स्ट, नाउ यू कैन डू। ठीक है, अब आप कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए सॉल्व। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 64 माइनस 64 का 8 आएगा। ठीक है, बाकी यू कैन सॉल्व इट। चलो एक और चीज लिख देता हूं मैं, फिर बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर पूरा सॉल्व नहीं कराया। e टू द पावर 2x, हालांकि जो हमारी क्लास के बैच के स्टूडेंट्स है दे नो वेरी वेल कि इतना करवा दिया, इतने में ही सफिशिएंट है। एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, आई गेस इतनी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत दे दी है, नाउ यू कैन सॉल्व। इस क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत आई होगी। तो आपके पास क्या है, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई y 2 dx अपॉन x। तो y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और 1/4, तो 4 इज इक्वल टू c। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो y की x की वैल्यू आप 2 रखते हो अगर, तो 4 2 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यही सही होगा, कुछ गलती तो आई डोंट थिंक इसमें करी होगी, छोटा सा क्वेश्चन था। 141 का 610 ऑप्शन, ओ वी हैव डन अ मिस्टेक आई गेस, 141610। देख, तो मतलब कुछ तो गलती हुई है जी हमसे। ठीक है, क्या गलती हो गई हमसे जी, ओहो हो 2 पुट कराया है तो 4 इंटू 4 16 होगा ना। देखा, ये होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसी गलती कर देते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है f वेक्टर इज इक्वल टू दिस नंबर, है ना, दैट इज y इंटू ई की पावर j कैप, है ना। तो इसको अपन यहाँ पर अब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कैपिटल f वेक्टर जो है वो आपके पास यहाँ पर अब y e की पावर z इंटू आई कैप, x e की पावर z इंटू जे कैप, और एक्स वाई और e की पावर z इंटू के कैप अवेलेबल है। इंटीग्रल ऑफ द f अराउंड द f वेक्टर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द ओरिएंटेड सरफेस s इज इक्वल टू, तो उसके इंटीग्रल के ऊपर बात करनी है। तो यार इस इंटीग्रल के लिए हम लोग यहाँ पर अब ये स्टॉक थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने यही बोला होगा ना कि अपॉन द
एफ वेक्टर डॉट डी आर, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, कर्ल डॉट कर्ल का एन कैप के साथ इंटू डी एस करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर अब अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर अब स्टोक्स थ्योरम को, अप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर अब स्टोक्स थ्योरम को। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि ओवर द इंटीग्रल एस, मेरे पास यहाँ पर अब एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप इंटू डी एस, यही मैंने यहाँ पर अब आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना, यही नंबर है। अब कर्ल निकालने की कोशिश करते हैं। तो कर्ल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे निकलेगा, मैंने बड़े प्यारे तरीके से इसके ऊपर 2 लेक्चर भी लिए थे, है ना। तो अब ये क्या है, दैट इज सर आई कैप जे कैप के कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और अब आई कोफिशिएंट, तो अब ये वाई ई की पावर जेड, फिर अब मेरे पास एक्स ई की पावर जेड, फिर मेरे पास यहाँ पर अब एक्स वाई और अब ये ई की पावर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब ये आई कैप, इसके साथ अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अब ये बनेगा एक्स ई की पावर जेड, इसका पार्शियल, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, और अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो अब ये एक्स ई की पावर जेड आ रहा था, फिर माइनस का जे कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई ई की पावर जेड आएगा, और अगर हम लोगों ने ये रो ये कॉलम छोड़ा तो इसको अगर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये भी आप लोगों के पास वाई ई की पावर जेड आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर अब ये के कैप, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो आप लोगों के पास बनेगा अब ये ई की पावर जेड, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ई की पावर जेड, मतलब अब ये 0 आई कैप 0 जे कैप और अब ये 0 के कैप, मतलब 0 वेक्टर बन गया अब ये, और 0 वेक्टर को तो कहीं पर भी एडजस्ट कर लो, तो ये वाला है मेरे पास 0, इसका डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ ds, इसका डबल इंटीग्रेशन, आंसर तो अभी भी 0 ही आना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर योर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर अब बताया, एक बार आप लोग अब इसको यहाँ पर अब नोट डाउन कर लो। चलिए तो अब यहाँ पर अब आप सभी लोगों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो यहाँ पर अब सेट इज रियल नंबर, बताओ अब रियल नंबर के सेट के ऊपर अपन अब यहाँ पर अब कैसे करेंगे। पूरा स्क्रीन है, आप लोगों ने इसको यहाँ पर अब अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया होगा। यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, x का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो लेस देन -2 है, यूनियन सर x जो है वो ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2, है ना, इन दिस इंटरवल, है ना। यूनियन सर मेरे पास 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास यहाँ पर अब ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन इंटरवल, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर अब x का मॉड इज ग्रेटर देन 2 अवेलेबल है, इसका मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर यूनियन x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है -∞ से लेकर -2 इन द ओपन इंटरवल और 2 से लेकर इन्फिनिटी इन द ओपन इंटरवल। यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या है, 0 पे क्लोज है और 2 पे ओपन है। यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या है, -∞ से 0 इन द क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर अब आप लोग खुद देख लीजिए, हमें बताया कि यूनियन ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एन ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या ओपन इंटरवल के तौर पे यहाँ पर अब मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये एक वैल्यू जो है ये क्लोज है, तो ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द ओपन। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से बड़े जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आप लोगों को क्लासरूम में दिया है ना, उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर अब ये बन रहा है, उसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये बन पा रहा है। क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं? आया ना। चलो आ जाओ अब और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब ये एरर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन है ना। सीक्वेंस xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इन R और xn इज कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है ना। तो अब xn जो है वो बाउंडेड भी है, बताना है कि ये उनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। बताओ अब आप लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा था, समझा था, किस तरीके से आप लोगों ने इसको प्रोसीड किया था? आप लोग चैट सेक्शन पे मुझे यहाँ पर अब बता सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अब चैट सेक्शन पे यहाँ पर अब ये बता सकते हैं क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब एक बात को यहाँ पर अब ये समझना,
एक्स एन कन्वर्जेंट इन आर, तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखूंगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी यार, सिंपल सी बात है, और वो यूनिक लिमिट इटसेल्फ होगा। तो मैंने इसको करा, तो अब ये साइन जीरो मेरे पास यहाँ पर अब 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो, साइन जीरो जीरो। तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो कन्वर्जेंट है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो कन्वर्जेंट के तौर पे हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब व्हाट अबाउट बाउंडेडनेस, आप लोग अब इसकी बाउंडेडनेस के बारे में क्या कहोगे, है ना, बोलो आप लोग अब इसकी बाउंडेडनेस के बारे में यहाँ पर अब क्या कहोगे, है ना, आ जाओ अब इसके बारे में समझते हैं। तो वो बाउंडेड तो है मेरे पास यहाँ पर, अब साइन की कोई भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, हाँ ये मेरे पास यहाँ पर अब बाउंडेड भी है। इसका मतलब मेरे पास a एंड r आर द ट्रू, बट r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ऐसा क्यों दिया हुआ है, आप लोग अब इसको यहाँ पर अब कैसे कह सकते हैं, r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, बोलो 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 बोलो, है ना सर, ऑब्वियसली बात है कि अगर r सिर्फ बाउंडेड है तो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, -1 और 1, -1 और 1 बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अब ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो आओ अब और आगे बात करते हैं, अगला ऑप्शन क्या बोला हुआ है, a एंड b आर द टू सेट ऑफ दिस नंबर देन द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर a से लेकर b तक है तो टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन जो होते हैं वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, b की कार्डिनलिटी रेस पावर a, b की कार्डिनलिटी कितनी अवेलेबल है n, और m की पावर m जो है वो यहाँ पर अब n की पावर n। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अब ये रहने वाला है। अब आप लोग अब मुझे इसके बारे में बताइए यहाँ पर अब कि आप लोगों के पास अब एक्स एन की पावर दिस नंबर है, कन्वर्जेंट है तो कोची है तो कन्वर्जेंट है, या तो ये दोनों होंगे, है ना, या इनमें से एक वाली बात होगी। अब आ जाओ अब हम लोगों ने डी लंबर्ड रेशियो टेस्ट फॉर, डी लंबर्ड रेशियो टेस्ट फॉर सीक्वेंस भी यहाँ पर अब देखा हुआ है। मैं यहाँ पर अब an+1 निकाल लेता हूँ, 5 की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। तो अब मेरे पास यहाँ पर अब ये an भी अवेलेबल है, 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब आप लोग मुझे बता दो अब इसमें क्या वैल्यू यहाँ पर अब बनेगी, और चीज़ों को हम इसी तरीके से जो है वो प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं कि हम लोग अब इसको डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी सॉल्व यहाँ पर अपन अब कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सर हम लोगों ने अब यहाँ पर अब ये क्या करा, दैट इज सर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an के मॉड से जो है वो काम चलाने की कोशिश करी। तो अब ये 5 की पावर n और अब ये 5 मेरे पास यहाँ पर अब ये n+1 का फैक्टोरियल, और अब ये मेरे पास 5 की पावर n और अब ये मेरे पास n फैक्टोरियल। तो अब ये बन जाएगा 5 की पावर n इंटू 5 और अब ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब ये n+1, मेरे पास 5 की पावर n बन जाएगा ये, और मेरे पास यहाँ पर अब ये n फैक्टोरियल भी है, ये कट गया ये कट गया, तो आप लोगों के पास 5 अपॉन n+1 रह गया। तो अगर मैंने अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करी तो आंसर 0 आ गया, 0 जो है वो लेस देन 1 है, 0 जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब लेस देन 1 है। अब आप लोग मुझे बताइएगा डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में en+1 अपॉन an अगर मेरे पास यहाँ पर अब लेस देन 1 आता है तो हम लोग अब इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इसको यहाँ पर अब बोलते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये मेरे पास यहाँ पर अब कन्वर्जेंट है तो प्यारे बच्चों कन्वर्जेंट है तो कोची है तो कन्वर्जेंट है, ये गलत हो गया, ऑसिलेट भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ पर अब ये रहा। अब आप लोग अब इसके बारे में मुझे बताइए, f1 एंड f2 आर द इंटीग्रेबल ऑफ दिस रीजन ऑफ द आर स्क्वायर। उन्होंने बोला हुआ है f1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब छोटा है f2 x, y से इन n, r। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या इसका इंटीग्रेबल भी छोटा होगा या नहीं होगा, आप लोग अब इसको सोचिए। आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया, है ना, यस एवरीवन, आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर अब क्या दिया, बोलो 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 बोलो, एनीवन इन द चैट सेक्शन, कोई यहाँ पर अब मुझे बता पाएगा। यस
यस एवरीवन, बोलो 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 बोलो। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। हम आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर अब अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोलो, ये नंबर है सर। अगर f1 है तो इंटीग्रेबल आंसर भी उसका छोटा ही आएगा। इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन ऑफ सर f1 विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y इज लेस देन डबल इंटीग्रेशन ऑफ द f2 x कॉमा y मेरे पास यहाँ पर है। तो मेरे पास यहाँ पर वो क्या थी, dx dy, और ये नंबर भी dx dy में यहाँ पर बन पा रहे हैं। तो f कॉमा y dx dy लेस देन, है ना, और ये नंबर है। अब क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू में बात हो रही है, इसका मतलब अब मेरे पास यहाँ पर अब सिर्फ और इक्वल टू है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वाइट लॉजिकल चलना पड़ेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन के तौर पे वैल्यू यहाँ पर अब बनी है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आप लोगों के पास यहाँ पर अब एफ वेक्टर अवेलेबल है ना। एफ वेक्टर आप लोगों के पास अवेलेबल है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ के ऊपर बात करता हूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो फर्स्ट जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, फर्स्ट जो है वो 4 पे मैप कर रहा है। या तो ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर, अब है ना एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी को भी चेक कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ जी, डाइवर्जेंस ऑफ जी, सबसे पहले हम लोगों ने अब ये जी के बारे में बात करी, दैट इज सर एक्स जे आई कैप, एक्स वाई जे कैप, और अब वाई जे के कैप अवेलेबल है। और मेरे पास यहाँ पर अब डाइवर्जेंस ऑफ जी दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये z आएगा मेरे पास यहाँ पर। अब फिर विद रिस्पेक्ट टू y ये x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z ये मेरे पास y आएगा, x y z। तो जो c है वो 2 पे मैप कर रहा है, c जो है वो मेरे पास 2 पे मैप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ज्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, चीजें इस तरीके से भी कवर अप होती चली जाती हैं। क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं, है ना। ये जो है वो 4 पे मैप कर गया, और c जो है डाइवर्जेंस ऑफ c वो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड पे मैप कर गया। क्लियर है ना। बाकी आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से सब कुछ ठीक ही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, दैट इज xn इज इक्वल टू 3 प्लस -1 की पावर n, है ना। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला हुआ है, लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम ऑफ x, सुप्रीमम ऑफ x xn इज, ये मेरे पास यहाँ पर अब अवेलेबल है। अब आप लोग मुझे बताइएगा इसको कैसे प्रोसीड करें। बोलो, क्यूईटी पीजी का एक सबसे अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन यहाँ पर अब ये जो है वो बनते हैं, है ना। चलो अब आप लोग मुझे बताइएगा किस तरीके से चीजें जो हैं वो यहाँ पर अब डन हो पा रही हैं। यस, सॉल्व करिए। यस एवरीवन, बड़ा फटाफट अब आप लोग अब इसे सॉल्व करिए। तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं x1 के ऊपर बात करता हूँ तो 3 - 1 दैट इज 2 आ रहा है। x2 के ऊपर बात करूँ तो ये 3 + 1 आ रहा है, दैट इज 4 आ रहा है। x3 के ऊपर बात करूँ तो 3 - 1 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो है इसकी, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ए जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, ये जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पे मैप कर रही है, मतलब 1 पे मैप कर रही है। मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। अभी भी हमारे को अब आगे चेक करना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से जो है वो कवर अप यहाँ पर अब हो रही हैं। इसका मतलब C जो है वो मेरे पास 2 और 4 के बीच में बाउंड कर रहा है। क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं। C जो है वो 2 और 4 के बीच में बाउंड कर रहा है ना। C 2 और 4 के बीच में बाउंड कर रहा है, इसका मतलब C जो है वो बाउंडेड है। C जो है वो 2 पे मैप कर रहा है। ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर अगर मैं लिमिट के ऊपर बात करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पे मैप कर रही है, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीजें हैं, ये मैंने आप लोगों को क्लासरूम में भी बता रखी हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ दिस नंबर एफ डॉट जी वेक्टर है। इनमें से बताना है कौन सा गलत है, बस ये बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस, ए बी सी डी सारे करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, या ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये मैंने आप लोगों को क्लासरूम में ही बता रखे हैं। अब आप लोग मुझे चैट पे बताइएगा कि इसका आंसर अब क्या हो सकता है। मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूँ, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने यहाँ पर, अब इसे वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटीज बोलते हैं, इसे वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटीज बोलते हैं, है ना। यस एवरीवन। तो इनमें से सिर्फ अगर मैं बात करूं तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस नंबर ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही आता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ ये भी बिल्कुल ठीक है। कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये भी बिल्कुल ठीक है। डाइवर्जेंस और ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से जो है ए बी सी और ई, ए मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू जो बन पा रही है वो क्या क्या वैल्यू बन पा रही है, ए बी सी और ई ओनली, ए बी सी और ई ओनली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो ये वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आप लोगों को क्लासरूम में बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द क्लोज इन, जो है वो रियल नंबर, एंड द क्लोजर ऑफ क्यू इन आर इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज ट्रू, ए और आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब अरशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, बताओ वो इसको कैसे करेंगे, है ना। बिल्कुल सेम है। आप लोगों को मैंने ये क्लोजर ऑफ एफ, जब हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी थी रियल एनालिसिस के अंदर, पहला ही चैप्टर हम लोगों ने जब पढ़ा था, वो हम लोगों ने यहाँ पर अब इसको कवर अप करा था। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड इन आर, अगर वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब उसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट आर के अंदर ही, उसी के अंदर ही कंटेन करना चाहिए, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर अब करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा। क्लोजर ऑफ क्यू इन आर, तो अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो क्लोजर ऑफ क्यू है वो मेरे पास यहाँ पर अब क्या वैल्यू बना पाएंगे। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ क्यू जो होगा रैशनल नंबर का वो मेरे पास आर ही बनता है इन आर, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अब आप लोगों के पास यहाँ पर अब वैल्यू जो है ए गलत है, ए फॉल्स है और आर ठीक है ना। ए फॉल्स और आर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस, क्या आप लोगों को बात यहाँ पर अब क्लियर हो पा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ अब ये डबल इंटीग्रेशन के ऊपर है। डबल इंटीग्रेशन, अब आप लोगों को पता है जब ऑर्डर्ड पेयर होता है तो ये x की वैल्यू होगी, ये आप लोगों के पास y की वैल्यू होगी। x की लिमिट है -1 से लेकर 1 तक और y की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। और अब आप लोगों के पास यहाँ पर अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू अपन यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है ना। तो आ जाओ पहले इसको ठीक ठाक करके लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। x की लिमिट है -1 से लेकर 1 तक और y की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, है ना। साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इतने ही क्वेश्चन है, ये इतनी आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको यहाँ पर अब समझना, -1 से लेकर 1 तक और x की वैल्यू यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो आपके पास अब आंसर क्या आएगा। आओ जरा अब इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 0 से लेकर 1 तक x³ और अब ये मेरे पास अब x वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक विद रिस्पेक्ट टू y। और अब ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, वाल अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अब 1/3 आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर अब ये वाई स्क्वायर आएगा। लोअर लिमिट में माइनस करूंगा तो माइनस के 1/3 आ जाएगा और माइनस के मेरे पास यहाँ पर अब ये वाई स्क्वायर आएगा, है ना। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक 1/3 वाई स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर अब 2y, तो अब आप लोगों के पास 2 मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक 1/3 वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये 2 इंटीग्रेशन तो हो गई, अब ये 1/3 ऑफ y और अब आप लोगों के पास y/3 या इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। मैंने क्या करा, 2/3 तो मैं बाहर ले गया, है ना। तो अब आप लोगों के पास अब y प्लस वाई स्क्वायर और अब ये 0 से लेकर 1 तक। तो अब ये 2/3, 1 का 1 क्यूब है, ये 1 का क्यूब 1, तो ये 2 बना देगा, 0 पे वैल्यू 0 है। तो ये 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है डबल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन, है ना। यस एवरीवन। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ के ऊपर बात बोल रखी है।
आपके पास यहाँ पर अब एफ वेक्टर क्या अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई कैप, जेड जे इंटू जे कैप, एक्स वाई जेड इंटू के कैप। तो आपके पास यहाँ पर अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर है सर, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप, इसके साथ यहाँ पर अब ये एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई कैप, जेड इंटू जे कैप, और अब ये एक्स वाई जेड इंटू के कैप मेरे पास यहाँ पर अब अवेलेबल है। तो इसका मतलब एक्स इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव 2x y, विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो ये 0 है, विद रिस्पेक्ट टू z करूंगा तो 2y है। तो इसका मतलब अब ये मेरे पास यहाँ पर अब 3xy इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चे 3xy ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आप लोग अब इसको सोचो कि आप लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब करे थे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना कंप्यूटर जी, पता चले, और मैं फटाफट जो है यहाँ पर अब क्वेश्चन करता चला जा रहा हूँ और वो रिकॉर्ड लेने का नाम ही नहीं ले रहा हो, है ना। यस एवरीवन, है ना। चलो आ जाओ अब। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक रियल एनालिसिस में बताया था एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट विच इज क्लोज एज वेल एज ओपन इन दिस नंबर। तो एम्प्टी सेट जो है वो क्लोज एंड ओपन इन आर होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, लो 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। और उसके बाद बी जो है वो 1 है, एवरी फाइनाइट सेट क्लोज इन आर। सी जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब 0 से लेकर इन्फिनिटी वो ओपन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर ना तो वो क्लोज्ड है वो ओपन है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर अब ये सीधे सीधे मैप हो गए, ये सीधे सीधे यहाँ पर अब ये मैप हो गए। ए जो है वो 3rd पे मैप कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। अरे डाइवर्जेंस है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ डिनोमिनेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो, क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ते ही क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन। एक्स की लिमिट क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर अब कॉस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा साइन ऑफ वाई, डी एक्स डी वाई है। एक्स ये मेरे पास अब एक्स है, ये वाई है। एक्स की लिमिट है मेरे पास 0 से लेकर π/2 तक, इसकी लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये नंबर है। फिर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। भाई साहब इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या? बोलो बोलो। तो बस ये आप लोगों को पता ही है कैसे प्रोसीड करना है, आप लोग अब इसको प्रोसीड कर लेना, है ना। आप लोग ओफो इतनी बड़ी जो है ना यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, एमएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अब। तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए यार इतना कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए कि चीजें किस तरीके से जो है वो कवर अप यहाँ पर अब हो रही हैं, है ना। यस एवरीवन, बढ़ूँ आगे। तो ये वाला बन जाएगा अब आप लोगों के पास यहाँ पर अब साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक। साइन 90 कितना होता है मेरे पास यहाँ पर अब 1, और कॉस 90 साइन 0 कितना होता है 0। तो अब ये 1 माइनस का 0, तो ये मेरे पास 1 आ गया, इधर की वैल्यू 1 आ गई है, इधर की वैल्यू आप लोगों के पास अब प्रोसीड कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो, करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना। अरे इसमें इतना घबराने वाली बात थोड़ी ना है। इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर अब समझ लेना, इसका आंसर भी आपके पास यहाँ पर अब 1 आएगा। तो अब 1 × 1 आंसर 1 आ जाएगा। भाई इस इंटीग्रल को तो कर ही लेना यार, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। यस एवरीवन, अगला क्वेश्चन, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू। अब आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये एफ वेक्टर अवेलेबल है, दैट इज एक्स आई कैप एक्स वाई इंटू जे कैप 1 × k कैप। अगर मैं कर्ल ऑफ एफ के ऊपर बात करता हूं तो कर्ल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अब ये आई है, ये जे है, ये के है मेरे पास यहाँ पर अब, और मेरे पास यहाँ पर अब ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये एक्स एक्स वाई और 1 अवेलेबल है। तो इसका मतलब अब ये रो ये कॉलम गया ये 0, और अब आप लोगों के पास अब आई इंटू
ये रो ये कॉलम क्या है, ये 0, और विद रिस्पेक्ट टू करना है तो ये मेरे पास यहाँ पर अब 0 बन गया। फिर माइनस का j इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो 0, और अब ये वाला नंबर भी मेरे पास यहाँ पर अब 0 बन गया। और अब ये k कैप ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो ये बन जाएगा y, और ये बन जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ पर अब k इंटू सॉरी y इंटू k कैप, y इंटू k कैप, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो, समझ रहे हो CUET PG वालों, है ना, लेवल समझ रहे हो कितनी फास्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने फास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर अब हो रहे हैं। बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पर, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। अब उन्होंने यहाँ पर अब ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ गिवन है, तो इसका मतलब अगर मैं मेरे पास यहाँ पर अब जो आई कैप जे कैप के कैप वाला नंबर अवेलेबल है वो आप लोगों के पास क्या है, रियल फंक्शन ऑफ द 2 वेरिएबल फंक्शन अवेलेबल है। उन्होंने क्या पूछ रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैप। तो डाइवर्जेंस क्या होता है मेरे पास यहाँ पर अब, दैट इज आई कैप, मेरे पास यहाँ पर अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जे कैप, और मेरे पास यहाँ पर अब f1 आई कैप और f2 जे कैप। तो मेरे पास यहाँ पर अब f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट में है ना यहाँ पर अब ये। अच्छा, एक वेक्टर में है और एक फंक्शन में है, ठीक है, तो इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं, एक वेक्टर में एक फंक्शन में है, ये f1 है, और यहाँ पर अब आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये f1 है और यहाँ पर अब ये f2 है, तो इधर ये इधर आप लोगों के पास वैल्यू बन जाएगी, मतलब f में ही मान लो इसको, यहाँ पर अब ये f वेक्टर ही है, तो ये बन जाएगा f1, फिर अब ये i कैप और अब ये f और अब ये j कैप, प्लस में ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, i कैप और j कैप, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो अब आप लोग अभी से यहाँ पर अब, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आप लोग अब ऐसे ही घबरा रहे थे और कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं थे प्यारे बच्चों, आप लोग अब ऐसे ही घबरा रहे थे और कुछ भी नहीं है ना, यस, बहुत बढ़िया। सॉल्व करो अब इसे यहाँ पर अब। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन नंबर ए के ऊपर बात करता हूँ, तो ये दिया हुआ है 4/3n अपॉन 5 की पावर 2n। अच्छा, इसको मैं 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का n लिख सकता हूँ, तो ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 डिवाइडेड बाय 25 कर सकता हूँ मैं, ये पावर n है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं बात करता हूँ 64 डिवाइडेड बाय 25, है ना, अगर मैं यहाँ पर अब कैलकुलेटर का यूज करूँ तो मेरे पास यहाँ पर अब 64 डिवाइडेड बाय अगर मैं 25 करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर अब ये ग्रेटर देन 1 आता है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर देन 1 जब आएगा और ये वाली वैल्यू जब मैं n इन्फिनिटी करूंगा तो वो भी इन्फानाइट की तरफ को जाएगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये वाला जो है a जो है ये डाइवर्ज करेगा, ए जो है वो डाइवर्ज करेगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, है ना। और सिमिलरली अब इसके ऊपर बात कर लो, अब इधर एक्शन अवेलेबल है 5 की पावर 2n, है ना, इसको भी एज इट इज ले लो, और अब ये मेरे पास 4 की पावर 3, तो अब ये 25/64 बन गया की पावर अब ये n, है ना, और अब ये लेस देन 1 है, ये मेरे पास लेस देन 1 है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग है। ये जैसे जैसे n आगे बढ़ता चला जाएगा ये मेरे पास यहाँ पर अब 0 की तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास यहाँ पर अब ये जो नंबर है ये 0 की तरफ ही जाएगा, इसका मतलब b जो है वो सेकंड पे मैप कर रहा है। अच्छा, b जो है वो सेकंड पे ही मैप कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी हमें जो है वो आंसर नहीं मिला। अब आप लोग अब सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर बात कर लो, अब सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर बात कर लो। एक क्वेश्चन काम बन गया, एक क्वेश्चन हुआ और आपका ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये, और ये आप लोगों ने अब इसको यहाँ पर जो है वो कवर अप कर लिया है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब ये बात बताना, ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास अब 4 की पावर 3, इसका मतलब अब ये मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू जो बनेगी वो 4 की पावर 3, मतलब आपके पास यहाँ पर अब ये
दैट इज 64/25 बनेगा और उसकी पावर n बनेगा। इसका मतलब ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और 64/25 कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होता है। तो थर्ड जो है वो सी पे मैप कर रहा है, थर्ड जो है वो सी पे मैप कर रहा है और फोर्थ जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब फर्स्ट जो है वो 4 पे मैप कर रहा है। अच्छा फर्स्ट जो है वो डाइवर्जेंट नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी पे बात करी जाएगी। फर्स्ट जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, फर्स्ट जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, और वो डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का, इनफैक्ट रिंग थ्योरी का एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, हो सकता है पीडीएफ में बेस स्किप हो गया, बट मुझे दिखा नहीं कोई भी, आपको दिखा होगा तो बताइएगा। तो ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन आया है कि सपोज जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सब के सब स्टेटमेंट बेस्ड है और सब के सब स्टेटमेंट जो है क्लास में एज अ रिजल्ट कराए हुए हैं, अगर आप ध्यान देखोगे तो। सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल इफ एच एक्स इनवर्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, बिल्कुल सही है ये। अ सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, ये गलत है, अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल, बिल्कुल सही है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, बिल्कुल ये भी सही है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, ये गलत है। ए सी डी सही है, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। परमुटेशन ग्रुप एस एन हैज ऑर्डर फैक्टोरियल एन, बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन ऑफ डिग्री एन हैज ऑर्डर फैक्टोरियल एन बाई 2, बिल्कुल सही बात है। सेट ऑफ ऑल, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हो। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस फ्रॉम अ सब ग्रुप ऑफ एस एन, बिल्कुल सही बात है। एवरी परमुटेशन इन एस एन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्जॉइंट टू साइकिल्स, हाँ बिल्कुल सही है। टू साइकिल्स मतलब ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट होता है। A4 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये गलत है। इनफैक्ट ये हम प्रूव करते हैं कि A4 डज नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये क्यों प्रूव करते हैं पता है? हमको काउंटर देना होता है, लेग्रांजे थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्लास में देखना है कराया हुआ है कि लेग्रांजे थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो उसमें जो है हम यही एग्जांपल देते हैं कि A4 का ऑर्डर 12 है, 6 12 को डिवाइड करता है, बट A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है A B C D। कह रहे हैं कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच इज 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस। इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर 6 हो गया। हाँ, तो 64 हो गया। विच द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये फॉर्म करता है 1, -1 i, i। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं फॉर्म करता क्योंकि इसमें जैसे 2 का इनवर्स 1/2 नहीं आएगा। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ये तो क्लोजर ही फॉलो नहीं करता, √2 दोनों इरेशनल है, प्रोडक्ट करने पे 2 आएगा, वो इरेशनल नहीं है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये ग्रुप बनाता है, नहीं मल्टीप्लिकेशन में ये भी नहीं बनाता क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं मिल पाता इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बस आपका 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास में यही सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट नॉट कंटिन्यूस है ना। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? वाई इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग निकाल लो, अलॉन्ग वाई इक्वल टू एम एक्स। जब निकालोगे ये लिमिट तो लिमिट हो जाएगा एक्स वाई टेंस टू 0,0, वाई इक्वल टू एम एक्स रखोगे तो हो जाएगा ऊपर एम एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? अच्छा एक मिनट, तो उसके अलॉन्ग लिमिट तो आ जाएगी, कोई बात नहीं ना। दूसरा तरीका जो है, लिमिट तो मिल रही है, लिमिट कैसे मिल रही है ये भी कराया हुआ है क्लास में आपको कि अगर आप एक्स को आर कॉस थीटा रख देते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वाई को आर साइन थीटा रख देते हो, तो आप देखो आपका एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या आता है ना, क्या आएगा वो आप देखो तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा,
और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर मतलब आर, ये हो जाएगा आर और मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये बाउंडेड हो गया और आर की लिमिट आर होता है आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर की लिमिट जो है वो 0 हो रही है एक्स वाई टेंस टू 0,0, तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये कन्फर्म है कि डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात गलत है, कंटिन्यूस हो जाएगा, ये नॉट कंटिन्यूस वाली बात गलत है। अब डिफरेंशिएबल आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपके पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालने पड़ेंगे, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब आप निकालोगे इसका तो एफ एक्स 0,0 पे निकालोगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई एच। लेकिन एफ ऑफ एच 0 जो है आप देखो तो 0 है और एफ ऑफ 0,0 भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखोगे तो आपका एफ वाई भी 0,0 पे 0 आ जाएगा। ये सब ऐसे हैं जो एकदम मतलब ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन ही क्लास में कराया है, सबसे आसान जो क्वेश्चन हो सकता था वो यही है, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। उसके बाद आपको याद हो कि हम ये कंसिडर करते थे लिमिट आपका एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एक्स एफ एक्स 0,0 माइनस वाई एफ वाई 0,0, इफ़ यू कैन रिकॉल दैट, अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, 0,0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो डिफरेंशिएबल होता है, नहीं एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब आपका एफ एक्स वाई तो ये दिया हुआ है, एफ 0,0,0 है, एफ एक्स 0,0,0 है, एफ वाई 0,0,0 है, और ये आपका है एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट ऑल्सो डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 और ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना वो वही था, क्या, अलॉन्ग वाई इक्वल टू एम एक्स आप निकालोगे तो लिमिट विल डिपेंड ऑन एम। तो ये लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने वाली बात गलत है, एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल वाली बात सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है x माइनस 4 अपॉन दी तो लिमिट एफ एक्स की x टेंस टू 4 पे क्या आएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये आएगी वो आएगी दुनिया भर का। तो देखो जब आप x टेंस टू 4 पे लिमिट निकालोगे, है ना, एफ एक्स की x टेंस टू 4 अपॉन में ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन में x माइनस। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि x 4 से बड़ा है या x 4 से छोटा है। अगर x 4 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x माइनस 4 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 जो कि 1 आ जाएगा। और अगर x 4 से छोटा है तो ये माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये लिमिट जो है आपका ना, अगर x आपका 4 से बड़ा है तो 1 आ रहा है, 4 से छोटा है तो -1 आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 4 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ कह रहे हो ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जनरेटर्स ऑफ द इंटीजर्स का सेट 1 और -1 दोनों जनरेटर होते हैं, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देखो एक पहले, लेट ए बी बी टू सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो b का ऑर्डर की पावर में a का ऑर्डर, है ना, तो a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो n की पावर m हो जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, अगला पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस सेटिस्फाई हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ लेग्रांजे थ्योरम। हाइपोथेसिस क्या है लेग्रांजे थ्योरम की, f कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f उस इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए, पहले तो यही है।
उसके बाद कंक्लूजन क्या है, तो फिर एक ऐसा सी मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होता, तो ये हाइपोथेसिस का पहला ही कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है। फिर रूट एक्स माइनस 1,1 पे डिफाइंड ही नहीं होता। फिर ये जो आपका एक्स की पावर 1/3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है ऑन द इंटरवल -1 to 1, है ना। अब ये कंटिन्यूस है डेफिनेटली डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1, 1/3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा -2/3, मतलब 1/3 ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का, या यस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल राइट एट जीरो पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जा रहा है, जीरो पे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड देयरफॉर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर बचा कौन, अब ये तो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ऑन द इंटरवल 2,5। तब चाहे तो आप वेरीफाई करो कंक्लूजन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट करेगा ही, हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है तो कंक्लूजन होल्ड क्यों नहीं करेगा। 2,5 पे ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वेल डिफाइंड है, तो डेफिनेटली ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो पहला वाला डिफरेंशिएबल नहीं था मॉड एक्स -1,1 पे, दूसरा वाला -1,1 पे अंडर रूट एक्स डिफाइंड ही नहीं था, तीसरा वाला डिफरेंशिएबल नहीं आया क्योंकि वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, एक्स की पावर 1/3, ठीक है। और फोर्थ वाला फिर बचा तो फिर वही करेक्ट होगा। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर बहुत आसान आया था और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू सो मच।